for this particular question actually. आपको एक ट्रायंगल के अंदर दो बड़े वाली साइड्स की लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड्स और 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड एंगल्स आर गिवन इन एपी। तो आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या होनी चाहिए। पहली बात तो जो लार्जर साइड्स होंगे ना, उन्हीं के ऑपोजिट वाले एंगल्स भी लार्जर होंगे, राइट? ये हमें पता है। एक ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल ए बड़ा है, सबसे बड़ा एंगल ए है, तो सबसे बड़ी साइड स्मॉल ए होगी। एक बात, बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज फिगर आउट करनी पड़ेगी। ये जो एंगल्स एपी में दिए गए हैं, क्या इसका कोई रिजल्ट है? क्या इससे कुछ मिलेगा? अगर ये दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन दिए, तो कुछ ना कुछ पर्पज रहा होगा, इससे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए अपन को इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन का कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। हाउ कैन वी यूज दिस इन्फॉर्मेशन? व्हाई इज दिस यूजफुल? सर ट्वाइस ऑफ बीच वाले एंगल का सम विल बी इक्वल ठीक टू है, सम ऑफ अदर तो फिर टू उससे एंगल। क्या होगा? क्या हम उससे कोई एंगल निकाल सकते हैं पर्टिकुलर? सर उसके ऑपोजिट वाला एंगल। बता क्या होना चाहिए? वैल्यू निकाल लेंगे इससे हम एक एंगल की। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी गई है तेरे को। अब तेरे को ये फिगर आउट करना है कि कैसे इस एंगल की वैल्यू, कौन से एंगल की निकाल सकते हैं एक बात, और क्या होगी वो वैल्यू। क्या हमें तीनों एंगल्स का सम दिया गया है? दिया नहीं है, बट ट्रायंगल है, दिया ही है। ऐसी सर तो नहीं 180 डिग्री। 180। तो हम तीनों एंगल्स को कुछ लेट कर सकते हैं क्या? ए माइनस डी, ए प्लस डी टाइप्स। वहां यस से देख सर। कुछ मिल रहा है क्या? गिव मी 1 मिनट, सॉल्व करना शुरू करो तब तक। अब मैंने काफी हिंट दे दिया, अब हो जाएगा।
हाँ जी, वाह, यशी का निकला कोई एंगल क्या? सर एंगल 60 डिग्री है जो ए मिडिल वाला एंगल हमेशा 60 होगा। नाउ थिंक अबाउट दिस कि अगर मिडिल एंगल 60 होगा तो देख तीनों एंगल्स एपी में बहुत आसानी से मिल जाएंगे तेरे को। मतलब जितना 60 से ऊपर बढ़ाएगी उतने 60 से नीचे घटा दे। जैसे कि 60 70 50, 60 80 40, 60 90 30, ऐसे कुछ भी एंगल हो सकते हैं, है ना। मुनीब, सर इसमें साइन रूल लगा है। हाँ हमें इससे आगे बढ़ना है। अब हमें इससे आगे बढ़ना है, तुझे क्या निकालना है? लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यानी कि दो सर साइड तो तेरे पास है ना। साइन रूल लगा दें। साइन रूल से साइड तब निकलेगी, थिंक अबाउट इट, कि अगर तेरे पास दो एंगल होते, लेट्स से तेरे पास ए बी है, बी भी है, साइड है ए, तो तू बी निकाल लेगा। क्या तेरे पास अभी दो एंगल्स है? नहीं सर। एक एंगल है, तो कोसाइन रूल लगाना चाहिए, क्योंकि कोसाइन रूल एक एंगल और तीन साइड के लिए है। साइन रूल के लिए कभी भी तुझे अगर साइड निकालनी है तो दो एंगल्स पता होने चाहिए, या कोई एंगल चाहिए तो दो साइड्स पता होनी चाहिए। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो सबसे पहली चीज तो हमजा, ये बीच वाले एंगल तक पहुंच पाए हैं क्या हम? अच्छा ऐसे देखना कि ये तीन एंगल्स हमें दिए गए हैं, तीनों एंगल्स एपी में, और तीनों का तेरे को सम पता है। अगर तेरे को तीनों नंबर्स जो एपी में है उनका सम पता है तो मान लेना उन तीनों नंबर्स को। लेट द एंगल्स आर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। लेट से ए माइनस डी सबसे छोटा है, मतलब डी की वैल्यू मैं पॉजिटिव ही रखूंगा, तो कोई से भी एक को मान ले जिसको तुझे मन ए माइनस डी। तो दूसरा एंगल होगा ए, तीसरा होगा ए प्लस डी। क्योंकि तुझे तीनों का सम दिया गया है, तूने तीनों का सम निकाला 3a इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल, वो सॉरी ए आ गया तेरे पास 60 डिग्री। ए क्या था? सेकेंड एंगल, मिडिल एंगल। ये हमेशा 60 रहेगा, बीच वाला एंगल हमेशा इनमें 60 रहेगा। ऊपर वाला 60 से थोड़ा बड़ा, नीचे वाला 60 से थोड़ा छोटा। अब जो भी हो रहा होगा, क्यों? नहीं? अच्छा पूछ 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 पूछ, डाउट पूछ, जो भी समझ में आई बात मुझसे पूछ। सर बीच वाले को हमेशा ए रखना है। समझो, हमें इस बात से मतलब नहीं है, ये समझ, हम तो अपना अपना सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी नहीं करी थी हमने। यस सर। तो ये वो है कि अगर तुझे तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं, और बीच वाले को हमेशा यही रखना पड़ेगा ऑब्वियसली, तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं और तीनों नंबर्स का सम दिया हुआ है और तीनों एपी में है, तो ऐसे सेलेक्ट कर। यहां से देख हमारे पास सीधा खुद ए आ गया, और ए ही था बीच वाला एंगल, तो हमने तो उस तरीके से निकाला है ये। बोल। समझ आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास अगर तीनों एंगल्स को तेरे को लेट करने का सीन था तो ए माइनस डी, ए प्लस डी कर लेना चाहिए था, क्योंकि तीन टर्म्स दी हुई है और तीनों का सम दिया हुआ और तीनों एपी में बताई गई है, तो हम उन तीनों को ऐसे मान लेते हैं। खुद ब खुद ये आ गया डायरेक्ट 60, यानी कि बीच वाला एंगल आ चुका है 60। अब एक सबसे बड़ा एंगल हमने ए प्लस डी माना है, तो इसके सामने वाली साइड होनी चाहिए 10। सबसे बड़े एंगल के सामने साइड भी सबसे बड़ी होती है, बीच वाला एंगल के सामने बीच वाली साइड होनी चाहिए। उसने दिया था देख ले, इसीलिए टू लार्जर साइड्स, जो दोनों बड़े वाली साइड्स हैं वो मैं दे रहा हूं, छोटे वाली साइड के सामने वाला एंगल बता दो। हमने कहा तू एक्स है, हमें नहीं पता तेरे बारे में,
और हमें एक बात और पता है कि एंगल सारे एपी में है, यानी कि बीच वाला एंगल 60 डिग्री है। निकल लगा देते हैं कोसाइन रूल, मतलब cos 60 डिग्री इक्वल्स टू इसकी एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर्स का सम एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि 9 स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 2 इनटू एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट। ओके, cos 60 इज 1/2 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 19 डिवाइडेड बाई 20x। 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 10x बच जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 19 इज इक्वल्स टू 10x। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं हम आप इसमें से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए। 10 प्लस 1 रूट 24 बनेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2√6 डिवाइडेड बाई 2a, आंसर आ जाएगा 5 प्लस माइनस √6। तो साइड्स की लेंथ बस दो ही हो सकती है, या तो वो साइड हो सकती है 5 प्लस √6 लेंथ की, या वो साइड हो सकती है 5 माइनस √6 लेंथ की। तो ये क्वेश्चन था जिसमें एपी की भी एप्लीकेशन थी और साइन सॉरी कोसाइन रूल की। बिल्कुल, आगे बढ़े भाई, कोई बच्चा है तो बताइए मुझे। ओके, कल हमने एसएन का एक्सप्रेशन करा था। या इसी चीज को हम ऐसे भी बोल देते हैं, या इसी चीज को हम ऐसे भी बोल देते हैं, जहां पे एल या ए एन को अपन लास्ट टर्म बोल रहे होते हैं। अब जरा मैं इस वाले पहले फॉर्मूले को पूरा और थोड़ा एक्सपैंड करके दिखाना चाहूंगा। Sn is an expression in n, okay, and I'm multiplying n by 2 with the whole expression, so it would become an, पहली वाली दो टर्म्स, देन n by 2 अंदर गया और d के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो n d अपॉन 2 बनेगा, फिर अंदर n-1 के साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा, n d अपॉन 2 का n के साथ तो n स्क्वायर d by 2, फिर n d by 2 का -1 के साथ तो माइनस के n d by 2। बोले तो Sn को भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं n स्क्वायर, ये ऐसे लिखो बल्कि d by 2 n स्क्वायर प्लस n कॉमन लूं अगर तो a माइनस डी बाई 2, यानी कि Sn is a quadratic expression in n। आप आज ना चाहे वापस जाके देखना 10th के एनसीईआरटी में, आपको an और Sn के बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए गए होंगे वहां पे ना, कि an का एक्सप्रेशन दे दिया, बोला गया एपी फाइंड आउट करो। सारे an के एक्सप्रेशंस ना लीनियर होंगे n में, और सारे Sn के एक्सप्रेशंस क्वाड्रेटिक होंगे n में। तो जब भी हमें कभी Sn का फॉर्मूला दिया गया है कि जी सम ऑफ n टर्म्स ऐसे दी जा रही है,
बताइए ये क्या बन रहा हो, ये सीक्वेंस क्या बना रहा होगा। तो आप डायरेक्टली चेक करोगे क्या वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है एन में। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एन में तो इसका मतलब ये एस एन किसी एपी के लिए डिफाइंड है, और जो भी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो कॉमन डिफरेंस का हाफ होगा, d/2 है देखो। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं एस एन की फॉर्म ये होती है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, जनरल फॉर्म फॉर एपी, और वेयर कॉमन डिफरेंस 2a के बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। मैं इसको एक एग्जांपल में आपको यूज भी करके दिखा सकता हूं। ये लेट्स से आप कहते हैं जी हाँ एस एन हमारा डिफाइंड है 4n स्क्वायर प्लस 2n। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस या फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो एक तो कन्वेंशनल तरीका, क्या कि आप n की वैल्यू पहले 1 पुट करें। जैसे आपने n की वैल्यू 1 पुट करी तो इसका मतलब s1 आ गया। s1 इज नथिंग बट सम ऑफ वन टर्म, एंड सम ऑफ वन टर्म इज बेसिकली a, फर्स्ट टर्म। तो आप n को 1 पुट करें, आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, फिर आप n को 2 पुट करें, तो n को अगर आपने 2 पुट करा तो s2 मिलेगा। s2 इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सेकंड टर्म निकालिए यहां से, और सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए फॉर कॉमन डिफरेंस। या दूसरा तरीका आप डायरेक्टली अब अपने ऊपर वाले रिजल्ट को यूज करिए कि जी Sn दिया गया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, तो इसका ये मतलब हुआ कि डायरेक्टली ये एपी बन रहा है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल, तो d हुआ 2 × 4। हम डायरेक्टली इसको यहीं से सॉल्व कर सकते थे बजाय इतना लंबा मेथड जाने। ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, जैसे आपने an का एक्सप्रेशन बनाया वैसे आप sn का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। बता सकते हैं कि इसको कोई बचे तो बता दो। एक क्वेश्चन आपने सिंप्लीफाई करके लेके आना है होमवर्क पे। SR denotes the sum of first R terms of an A. तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है।
S3R माइनस SR-1। इसका मतलब S3R का फर्स्ट 3R टर्म्स का सम, SR-1 का मतलब है फर्स्ट R-1 टर्म्स का सम अपॉन S2R माइनस S2R-1। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये आपको करके लिख के आना है। जब इससे आगे बढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज जस्ट एज एवरेज। आप ये समझ लीजिए एवरेज का नाम मीन भी होता है। एक तो मीन तो आपने पढ़ा ही है लास्ट ईयर, बट अर्थमेटिक मीन इज जस्ट सिंपली मीन, एवरेज। तो पहले हम कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। सॉरी, अर्थमेटिक मीन। टेल मी अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था? कैसे निकालते थे एवरेज? क्या है बेसिक फॉर्मूला एवरेज निकालने का? अच्छा, मैं तुम्हें कोई वो दूंगा, तुम एवरेज ही नहीं निकाल पाओगे? वो काफी दिक्कत वाली बात है। हमजा, बता मेरे को, अर्थमेटिक मीन एवरेज कैसे निकाला करते थे बचपन में? फिर जो नंबर दिया जाता था उसको सम लेके और कितने नंबर्स दिए जाते थे उनसे डिवाइड कर देते थे। बिल्कुल, बस ऐसे बता दे तू मेरे को। कौन सा फैंसी लैंग्वेज में समझाना है हमेशा? ये बात समझ आनी चाहिए मुझे तेरी। यदि तेरे को बात समझ आ रही है तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि तू कर लेगा। तो एवरेज मीन, अर्थमेटिक मीन, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर अगर ऐसे एक्सप्रेस करके दिखाना हो तो ऐसे बोल सकते हैं कि जी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस का आप एवरेज निकाल रहे हो, सो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations। ये एवरेज का फॉर्मूला। अब हम क्या करने वाले हैं? पहली चीज तो दो नंबर्स के लिए उनका एवरेज निकालना चाहते हैं, अर्थमेटिक मीन। कोई भी दो नंबर्स है तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? जैसे आपके पास कोई दो नंबर है, ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो आपको इनका एवरेज निकालना है, तो उसको मैं ए से डिनोट कर सकता हूं, ए। तो दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड सिंबल, कैपिटल ए। जब सीक्वेंस सीरीज में कैपिटल ए यूज होगा तो वो अर्थमेटिक मीन के लिए यूज हो रहा होगा। और स्पेसिफिकली तो वैसे अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स के लिए। तो अगर दो नंबर्स हैं ए और बी, तो मैं उनका अर्थमेटिक मीन निकालूंगा दोनों का सम, यानी कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज 2। नेक्स्ट इज, अगर एन नंबर्स के लिए निकालना हो यही चीज, अर्थमेटिक मीन, अगर हमारे पास एन नंबर्स हो और उनका अर्थमेटिक मीन निकालना हो, तो लेट्स से नंबर्स आर x1, x2, x3 अप टू xn। ये हमारे पास नंबर्स हैं। अगर ये नंबर्स हैं और इनका एवरेज तुमने निकालना है,
तो ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. ये सब तो कॉमन बात थी यार, छोटी बातें थी सब आता है। बात शुरू होगी अब एक नए वर्ड से जो लगता है इसकी तरीके का ही है, होगा थोड़ा सा अलग। अरे एक बात और समझो यार, चलो अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको नंबर दिए 40, 60, 80, मैंने पूछा एवरेज क्या होगा, बताओ आंसर। सॉल्व करना पड़ रहा है क्या पूरा, तो दिक्कत है। सर 60। कैसे मतलब सॉल्व करके बता रहा है या कोई और मेथड भी है इसे वर्कआउट करने का? सर मतलब 40 और 80 के बीच में लाई करता है 60 तो। है ना, बिल्कुल यही मैं चाहता हूँ, तो ये ऐसे देखे एवरेज को ना। एक मिनट। हाँ जी, तो उन्हीं ने बिल्कुल सही बात बताई कि भाई 40 और 80 के बीच में लाई कर रहे हैं 60। तो व्हाट इज एक्चुअली एवरेज? एवरेज यही होता है कि आप सारी वैल्यूज का कंसंट्रेशन कहाँ पे ले सकते हैं, ये है एवरेज। अगर आप समझना चाहते हैं एवरेज का मतलब क्या है, सो लेट्स से एवरेज का ये मतलब है, फिर से मैं एक और बार समझाऊंगा कि एक प्लेयर 11 इनिंग्स खेलने गया, क्रिकेट मैच देखते हो तुम लोग, बताओ। हमजा देखता है मैच, क्रिकेट मैच? नहीं सर, पहले देखता था, अब नहीं देखता। कौन से स्पोर्ट्स फॉलो करता सर फुटबॉल। है? अरे नाइस, ओके। एंड उनीक? यस सर, क्या पूछा था आपने? मैंने पूछा था क्रिकेट मैच देखता है? यस सर, फुटबॉल। अच्छा फुटबॉल देखता है, क्रिकेट नहीं देखता? नो क्रिकेट? सर क्रिकेट पहले देखता। यशिका? No, sir. नो स्पोर्ट्स? No, sir. देख लिया घर, कोई नहीं, थोड़े हल्के भी हो जाते हैं, कोई तो स्पोर्ट्स फॉलो कर सकते हैं। ओके कोई नहीं, खैर क्वेश्चन ये नहीं था। अब क्रिकेट मैच नहीं देखते तो कोई बात नहीं। यशिका तेरे को पता है फुटबॉल कैसे खेलते हैं? मैच में गोल होते हैं, गोल Yes, मारते हैं sir. लोग। ओके, तो फुटबॉल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कोई प्लेयर है और वो गोल स्कोर करता है, ठीक है। अच्छा, मैं रोनाल्डो के और रोनाल्डो मेसी फैंस हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं लड़ता नहीं हूँ क्योंकि दोनों ही हमारे ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं हमारी डिकेड के। तो रोनाल्डो मेसी पे हमेशा
नंबर्स को लेके बात अगर कोई करता है तो मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, क्योंकि नंबर्स में काफी मेरे को पता है कि क्या क्या दोनों को कर रहे हैं। सो लेट्स से दोनों के हमने एवरेज गोल्स पर मैच निकालते हैं, राइट। हम हर प्लेयर का एवरेज गोल पर मैच निकालते हैं, फिर एवरेज गोल पर मिनट भी निकालते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें निकालते हैं अलग अलग। बट एवरेज गोल पर मैच अगर हम निकालते हैं तो उसका ये मतलब होता है विच इज अबव 1 फॉर बोथ रोनाल्डो एंड मेसी। 1.33 है शायद मेसी का, और रोनाल्डो का थोड़ा कम है उससे। तो 1.33 गोल पर मैच का ये मतलब है कि हर मैच में उसने 1.33 गोल मारे। अब ऑब्वियसली 0.33 गोल तो नहीं मारेगा ना, बट अगर वो हर मैच में गोल मारता, जितने भी उसके टोटल गोल्स हैं और जितने उसने मैच खेले हैं, अगर वो हर मैच में गोल मारता तो 1.33 गोल उसका लग रहा होता। ये कहने का मतलब है इस बात से। ऐसे भी मैचेज होंगे जिसमें उसने नहीं मारे, और ऐसे भी हुए जिसमें 5-5 मारे, हैट्रिक मारी, 4 गोल्स मारे। 4-5 के तो कम है, बट चलो हैट्रिक के तो बहुत है, इनके तो 40s में हैट्रिक्स है, और दो दो गोल। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं जरूरी है कि एवरेज का मतलब ये नहीं है कि हर मैच में ऐसा हुआ, मतलब ऐसा हुआ है नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है। एवरेज ये कह रहा है कि हर बार ऐसा हुआ। अगर आप हर मैच को देखो तो ऐसा ऐसा हुआ। अगर आप एक ही रेगुलर परफॉर्मेंस उनकी देखना चाहो, अगर आप एक ही तरीके से चाहते हो कि वो मतलब कितना उन्होंने हर मैच में किया तो इतना किया, ये एवरेज का मतलब है। ऐसी 40, 60, 80 का एवरेज निकालने के लिए हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि हम इसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करें। आप ये देखिए कि 60 से 80 भी उतना ही दूर है जितना दूर 60 से 40 है, यानी कि 60 मिड वैल्यू है उनकी। तो अगर 80 में से 20 निकाल के 40 को दे दे तो तीनों 60 60 60 हो जाएंगे। तो एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है कि जिसको अगर मैं हर एक वैल्यू को एवरेज से रिप्लेस करूं तो हमारा सम वही बना रहे जो पहले था। दोबारा, एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है कि अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को एवरेज से रिप्लेस कर दूं तो जो पहले ऑब्जर्वेशंस का सम आ रहा था वही अभी भी रहेगा, राइट। तो इसलिए एवरेज निकालने के लिए हमें सीधा ये देख लेना चाहिए कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मैं बता रहा हूं। अब बहुत बार तो एवरेज आसान नहीं होगा, बट एपी में बड़ा आसान काम है एवरेज निकालना। बहुत तेजी से निकाल सकते हैं हम। कैसे जी? ये देखिए, अगर एपी की नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, अगर एपी की नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो a plus d, a plus 2d, so these three, there are 3 terms, so odd terms हैं total, in total a plus d, a plus 2d, 3 terms हुई। बीच वाला नंबर हमेशा ऐसा होगा जिसके इधर भी उतना ही बढ़ेंगे और पीछे भी उतना ही घटेंगे। तो a plus d से d इधर आगे बढ़ गए, d उधर पीछे हट गए। अगर इस वाले में से एक d उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो देख तीनों वैल्यूज a plus d बन जाएगी। फिर से 5 है जी इस बार। हमेशा मिडिल टर्म एवरेज होगी इस केस में। a प्लस 2d एवरेज है। कैसे? आप एक d a प्लस 3d में से उठा के a प्लस d को दे दीजिए तो दो तीनों a प्लस 2d बन जाएंगे। आप 2d a प्लस 4d में से उठा के a को दे दीजिए तो फिर से तीनों a प्लस 2d बन जाएंगे। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है एक एपी की, तो मिडिल टर्म हमेशा उस पूरे एपी का एवरेज होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब हमने कहा जी अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो भी यार कोई लोड नहीं है, बस थोड़ी सी बात बदल जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं। कि इस बार एवरेज पता है क्या आएगा? या तो फर्स्ट और लास्ट का अब देख, अभी हम पढ़ के आए थे कि एक एपी के अंदर इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम बराबर होता है। तो यहाँ पे पेयर्स में बट गए। जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थी तो मिडिल टर्म का ट्वाइस सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म था। और जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो उस केस में हमारे पास मिडिल टर्म तो कोई नहीं आएगी, बट जो एवरेज आ रहा होगा ना वो कोई भी दो इक्विडिस्टेंट टर्म्स पकड़ उनका डिवाइडेड बाई 2 कर दे, कोई भी। क्यों? क्योंकि ये बराबर पेयर्स में डिवाइड हो चुका होगा। अगर 4 टर्म्स थी तो दो दो के 2 पेयर बन जाएंगे। दो दो इक्विडिस्टेंट टर्म्स के हमेशा 2 ही होंगी इक्विडिस्टेंट टर्म्स। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है
तो इक्विडिस्टेंट टर्म्स के पेयर्स बन जाएंगे और हर पेयर सेम वैल्यू दे रहा होगा। एवरेज किसी भी पेयर का डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। यानी कि अगर तेरे को पूरी सीरीज का सम निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट का डिवाइडेड बाय 2 कर, ये एवरेज है, और अब जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड कर दे। यही फॉर्मूला लिखा है तूने सम ऑफ एपी का, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है सम ऑफ एपी का। n बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को हटा दे, n से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे देख n से मल्टीप्लाई करते हैं। n से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हर एक टर्म को एवरेज से रिप्लेस कर दिया। क्या है एवरेज? फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिवाइडेड बाय 2। किसी भी एपी की सीरीज का, किसी भी एपी के सीक्वेंस का एवरेज डायरेक्टली निकाला जा सकता है, कोई भी हो, कितनी भी टर्म्स हो उसके अंदर। कैसे निकाले जी? फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज होगा उस एपी का। चाहे एपी में इवन टर्म्स या ऑड टर्म्स हो, कुछ भी हो, अभी यही समझाया है कि इवन होंगी तब भी यही आएगा, ऑड होंगी तब भी यही आएगा। ऑड के केस में ये फर्स्ट और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू मिडिल टर्म आ रही होगी। इवन के केस में कोई वैल्यू नहीं आ रही होगी, क्योंकि ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, मिडिल टर्म एक नहीं है, 2 है, बट सम ऐसे ही निकल रहा होगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तो ये एवरेज का काम है। ओके, हमने क्यों समझा? अभी एक हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे इसी की हेल्प से डायरेक्टली। अगर आपको ये बात समझ आ गई होगी तो, नहीं आई होगी तो फिर से ट्राई कर लेंगे एक बार। तब भी ना आए तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं तो ऐसी अपने तुम्हें थोड़ा चाह रहा था कि तुम ऐसे देखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगी ये बात। तो हम क्या कर रहे हैं अभी? नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन तो हमने निकालना सीख लिया। अब हमारे पास एक टर्म और आएगी, अर्थमेटिक मीन्स। व्हाट अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन्स, एस लगा होगा उसमें, प्लूरल होंगे, ज्यादा होंगे, एक नहीं होगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन अकेला होता है, अर्थमेटिक मीन्स बहुत सारे अर्थमेटिक मीन, ये एक अलग चीज है। क्या? अगर हमें अर्थमेटिक मीन्स, तो हमसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछा जाएगा कि भैया हमें 2 नंबर दे दिए कि ये ले नंबर्स हैं 4 एंड 90, और इंट्रोड्यूस या इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन देम। या तो कहेगा इंट्रोड्यूस करो, या कहेगा कि इनके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन्स निकालो, 4, 6, उसकी मर्जी है कितने चाहिए उसको। तो अगला टॉपिक इज ऑल अबाउट दिस। तो टॉपिक होगा हमारा अर्थमेटिक मीन्स। क्या मैं इसको हटा दूं? ओके, अर्थमेटिक मीन्स between 2 given numbers। चलिए जी, लेट्स फाइंड आउट। लेट्स से हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, ए और बी। यार सॉरी, माय बैड, को कुछ इसको ऐसे लिखिए टॉपिक को, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स हमें इंसर्ट करने, insertion of n arithmetic means between 2 numbers। तो n अर्थमेटिक मीन्स के बीच में, n अर्थमेटिक मीन्स डालने 2 नंबर्स के बीच में। सो लेट a1 a2 a3 अप टू an, ये सब अर्थमेटिक मीन्स है, एम्स बिटवीन 2 numbers
स्मॉल a एंड b। सो लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स हैं a एंड b, और हमें उनके बीच में n अर्थमेटिक मीन्स निकालने हैं। मैंने मान लिया ये अर्थमेटिक मीन्स है a1 a2 कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 अप टू कैपिटल AN। ठीक है, ये हमारे पास n अर्थमेटिक मीन्स है इन दो नंबर्स के बीच में। ओके, अगर ये दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स है, इस बात का ये मतलब है, पहले ये समझ लिया कि a स्मॉल a और इसके बीच में कुछ n नंबर्स हैं और बाद में है नंबर b। a और b के बीच में n नंबर्स हमें ऐसे ढूंढने हैं, कैसे ढूंढने हैं, जो इनके साथ मिलके ap बना ले। तो अर्थमेटिक मीन्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर्स के साथ एपी में आते हैं। तो अगर आपको बोला गया कि भैया 4, 4 एंड 90 के बीच में 6 अर्थमेटिक मीन्स निकाल दे, तो तुम बोलोगे कि जी 4 A1 A2 A3 A4 A5 A6 90 शुड बी इन एपी। 4 और 90 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब एपी में होने चाहिए। ओके, अब हम यहां से डी निकालेंगे। डी निकालते ही A1 से लेके AN तक सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। डी कैसे निकालेंगे? डी निकाल रहे होंगे जी हम जैसे निकालते हैं अपनी एपी की चीजें। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इस एपी के अंदर? अच्छा, n तो अर्थमेटिक मीन है, दो ये खुद है, तो n+2 टर्म्स होगी। यानी कि लास्ट टर्म b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1, यानी कि n+1 इंटू डी। तो d क्या आया? b माइनस a अपॉन n+1। ओके, यानी इसका ये मतलब है, देखो इसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। A1 A2 A3, पहली बात तो इनकी वैल्यूज निकाल के दिखा देता हूँ। A1 क्या है? सेकेंड टर्म ऑफ AP, क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस b, a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। सिमिलरली A2, a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस a 2d अपॉन n+1। सिमिलरली an क्या हो जाएगा? a प्लस n टाइम्स d। इस तरीके से कोई भी टर्म निकाली जा सकती है भाई इस एपी की। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इस पे बेस्ड। तो ये निकालते हैं जी 3 AMs बिटवीन 3 and 19 आर। 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन्स निकालते हैं। कैसे निकालें? आप 3 अर्थमेटिक मीन्स को मान लीजिए A1 A2 A3। तो वो तीनों ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 और 19 के साथ मिलके एपी बना रहे होंगे। आपको सारी चीजें पता है, ए एंड डी निकाल के आंसर दे सकते हैं, या फिर मेरी बात समझ सकते हैं डायरेक्ट कि भैया जब भी डी निकालना हो तो ये देखा कर लास्ट में से फर्स्ट टर्म को घटाया और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो भी लिखी हुई है 3, तो उसको +1 कर लो। फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस अपॉन फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जितने एम्स चाहिए +1। आंसर आया 4, डी आ गया 4, तो A1 कितना? 7।
A2 कितना 11, A3 कितना 15, A4 19। देख सकते हो आप 3 11 3 7 11 15। अब इसी की यार हम एक दो एग्जांपल और करेंगे। अभी करेंगे। अच्छा चलो एक क्वेश्चन कर दो फटाफट पहले तो तुम, फिर हम जीपी पे चलेंगे। एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है डी। एस के यानी कि सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स। और हमें बोला गया इफ एस के एक्स अपॉन एस के, एक्स क्या है, कोई वेरिएबल है, और ये भी बोला गया कि ये इंडिपेंडेंट एक्स के से। आपको एक एपी दिया गया है, ए और डी उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है, एस के सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स है, एस के एक्स अपॉन एस के इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। एस के एक्स कोई एक्सप्रेशन बनेगा, एस के बनेगा, सब बन सकता है। आपको ये भी बताया गया कि एस के एक्स अपॉन के का जो भी आंसर आएगा उसमें एक्स नहीं होगा, ये बताने की कोशिश कर रहा है वो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो के की क्या वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, देन के की वैल्यू नहीं निकलवा रहा मैं, ऑप्शन दे रहा हूं। ए इज इक्वल्स टू 2d, ए इज इक्वल्स टू डी, 2a इज इक्वल्स टू डी। हाँ जी बता सकते हैं, पढ़िए सर। हाँ जी कहां तक पहुंचे? एस के एक्स और एस के को लिखो, और देखो एक्स वाली टर्म कैसे खत्म हो सकती है, इस बारे में सोचो।
हाँ जी, पुराना PYQ है, पता है आपको? मतलब काफी पहले सब्जेक्टिव में पूछा गया था कभी। ओके चलिए, एस के एक्स क्या होगा सबसे पहली चीज तो? एस के एक्स होगा जी KX/2 2A प्लस N-1। N-1 मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, KX है, KX-1 इंटू डी। एस के क्या होगा? एस के होगा K/2 2A प्लस K-1 इंटू डी। ठीक है, अब अगर एस के एक्स अपॉन एस के की बात करें आप, अच्छा एस के नहीं है यार नीचे, सॉरी माय बैड, एस एक्स से नीचे। तो एस के एक्स अपॉन एस एक्स अगर मैं निकालता हूं, तो मुझसे बोला जा रहा है कि वो के पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये ऐसी तो होगा KX/2 डिवाइडेड बाई X/2, ऊपर बचेगा 2A, मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं, तो 2A प्लस KXD माइनस डी डिवाइडेड बाई 2A प्लस XD माइनस डी। ये देखो X/2 से X/2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी K टाइम्स, ऊपर आएगा 2A माइनस डी प्लस K इंटू XD डिवाइडेड बाई, नीचे बचेगा 2A माइनस डी प्लस XD। अब हमें वैल्यू में x नहीं चाहिए, आंसर में x नहीं आना चाहिए, तो अगर आंसर में x नहीं आना चाहिए तो देखो क्या क्या हो सकता है, यानी कि x वाली टर्म खत्म होनी चाहिए यार, तो ये भी टर्म खत्म हो, ये भी टर्म खत्म हो, एक तरीका, यानी कि KXD भी 0 एंड XD भी 0। यहां से या तो K0 हो सकता है, जो कि नहीं पॉसिबल है क्योंकि K0 नहीं है, मतलब K0 होगा तो आप S0 निकाल रहे हो, S0 तो कुछ है ही नहीं, या X0 हो सकता है, तो या तो K0, पर K0 होगा तो देखो ये भी 0 नहीं होगा, तो K0 का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, और ना K0 कोई सिग्निफिकेंस दे रहा, तो या तो X0 हो सकता है, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि S को 0 करते ही S0 बन जाएगा, S0 S0 का मतलब सम ऑफ जीरो टर्म्स, कुछ भी नहीं है S0, अगेन नॉट पॉसिबल, तो या तो D0 हो सकता है, एक एक बात, दोनों 0 हो जाएंगे देखो, या केस 2, आपने ये नहीं सोचा होगा, देखो अगर ये वाली चीज 0 हो जाए, दूसरे वाला फैक्टर जो कि दोनों में सेम है, 2A माइनस डी अगर 0 हो जाए, तो देखो यहां पे क्या बचेगा, ये खत्म 0, ये बना K² x इंटू डी, ये बचा x इंटू डी, एक्स डी से एक्स डी बचा, आंसर आ जाता K², x पूरा कैंसिल हो जाएगा अगर 2A माइनस डी भी 0 हो जाए तो, यानी कि d की वैल्यू 2A हो जाए। कोई से भी एक तरीके से प्रोसीड कर सकता है, तो D0 भी हो सकता है या d की वैल्यू 2A के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में क्लियरली दिया हुआ है d इज इक्वल्स टू 2A, तो आई वुड चूज सेकंड। हाँ जी, क्लियर है बात? पूछ लीजिए कोई भी डाउट है तो।
ओके चलिए फिर आगे अब जीपी पे बढ़ते हैं। मेरा हो गया था ना, कोई बचा तो नहीं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी एक्चुअली एक तो जीपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अभी देखिएगा। सो अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, एक ऐसा सीक्वेंस इज कॉल्ड अ जीपी। यार जैसे आप एपी की सारी टर्म ऐड करके निकालते हो, वैसे ही जीपी की सारी टर्म मल्टीप्लाई करके निकालते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी टर्म को उससे पीछे वाली टर्म के साथ डिवाइड करो, तो हर बार जो आंसर आए वो सेम आना चाहिए, रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का। इफ द रेशियो ऑफ अ टर्म and the term preceding to it is always a constant quantity. और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस होता है। दिस द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को आर से दिखाया जाता है, जैसे कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाया जाता था। और आप इस चीज को ऐसे दिखा सकते हैं कि an+1 डिवाइडेड बाई an इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसको हम बोल रहे हैं आर। हर एक टर्म जीपी की ये चीज फॉलो करेगी। आप किसी भी दो टर्म का रेशियो लीजिए, दोनों कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। बड़े वाली टर्म को छोटे वाली, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा एक जीपी के केस में। ये जीपी की प्रॉपर्टी है, हर टर्म सेम नंबर मल्टीप्लाई करके मिल रही होगी। तो अगर मैं कॉमन जनरल जीपी की बात करूं, तो जनरल जीपी कुछ ऐसे लिखा जाता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, हर बार आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और अब आप देख भी सकते हैं, सेकंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो लो आर, थर्ड और सेकंड का आर, फोर्थ और थर्ड का आर। दूसरे वाली टर्म में एक बार आर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, थर्ड टर्म में दो बार आर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, टेंथ टर्म निकालता तो आर की पावर 9 लेनी पड़ती, 9 बार आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इन द सेम वे अगर nth टर्म निकालता तो ए आर की पावर n-1 लिखना पड़ता। तो यहां से एक तो मेरे पास जनरल टर्म आ गई, यानी कि टीएन। कोई भी nth टर्म का फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है यहाँ पे, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड r तो अभी हम ऊपर डिफाइन करके आए हैं, कॉमन रेशियो। अगर हम यहां पे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात करें कि जीपी में कैसे सेलेक्ट करते हैं टर्म्स, तो पहली बात तो जो भी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बताया जा रहा है वो तब इफेक्टिव है, तब ज्यादा इफेक्टिव है, इफेक्टिव तो हर बार है पर तब ज्यादा इफेक्टिव है अगर प्रोडक्ट दिया गया है सारे नंबर्स का।
इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन। जैसे जीपी के एपी के केस में हम सम जो भी इंपॉर्टेंस सम की होती थी ना एपी में, वही सारी प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट के लिए ट्रू होंगी जीपी में, क्योंकि एपी और जीपी में फंडामेंटल डिफरेंस ही है यार। आप ये बात समझिए, एपी और जीपी में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि एपी में हर बार ऐड करके मिलती है टर्म, जीपी में हर बार मल्टीप्लाई करके मिलती है टर्म। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको पहले। 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट डॉट, ये एक जीपी बन रहा है भाई आपके सामने। हर बार देखो नेक्स्ट नंबर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। 2 पहला नंबर था, दूसरा मिला 4, फिर मिला 8, फिर मिला 16 एंड सो ऑन। तो जितने भी हमारे पास एपी के चीजें, हमने एपी में जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे, वो सब यहाँ पे एपी के सम वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रोडक्ट की तरह चलेंगे। अब कितनी टर्म्स आप सेलेक्ट कर रहे हो? अगर आप 3 टर्म्स सेलेक्ट कर रहे हो तो टर्म्स होनी चाहिए ए बाई आर, ए एंड ए आर। अगर आप 4 टर्म्स सेलेक्ट कर रहे हो तो टर्म्स होनी चाहिए ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर, ए आर क्यूब। तो वही सीन है, जैसे वहां पे 2d ऐड करा करते थे, ऐसे यहाँ पे यहाँ पे कॉमन रेशियो हो गया सेकंड वाले केस में आर स्क्वायर, और मिडिल टर्म होंगी 2। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं तो मिडिल टर्म होगी 1, कॉमन रेशियो होगा आर। वहां पे डी ऐड करा करते थे, यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो मिडिल टर्म होंगी 2, ए बाई आर और ए आर, कॉमन रेशियो होगा आर स्क्वायर। वही चीज वहां पे याद हो तो 2d करते थे। हाँ जी, कोई बचा है? ये बताइए क्वेश्चन के आंसर कुछ। The third term of a GP is 4. The product of the first 5 terms. पहले मेरी बात सुनो, रुको जरा। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये बोलता द थर्ड टर्म ऑफ एपी, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, क्या आप मुझे बता सकते थे? थर्ड टर्म दी गई एपी की 4 है और पहले 5 टर्म्स का सम पूछा जाए, एपी में है वो, तो क्या आप बताएंगे क्या आएगा? बोलो भाई।
अच्छा, अगर 5 टोटल टर्म्स हैं, अगर टोटल टर्म्स 5 हैं तो मिडिल टर्म सबका एवरेज नहीं होगी 4। सम निकालने के लिए 4 4 4 4 रख दो सारे टर्म्स को, 20 आ जाएंगी। नहीं है ये बात सुनो? ये है ना मिडिल टर्म, 5 टर्म से ये मिडिल टर्म है ना। देखो इससे इधर एक डी घटाया, इससे इधर एक डी बढ़ाया, बैलेंस ही तो हो गया। इससे इधर तो 2 डी घटाए, इससे उधर 2 डी बढ़ाए, बैलेंस ही तो हो गया। एवरेज यही तो है 5 के 5 का। अगर 5 के 5 का एवरेज ये है तो हर टर्म को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ सम निकालने के लिए, तो सीधा सम 20 हो जाता, 4 × 5। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, प्रोडक्ट पूछा गया है, सारी टर्म्स को 4 से रिप्लेस कर सकते हो, 4 की पावर 5 हो जाएगा प्रोडक्ट। बट कैसे, चलो अभी तुम्हें यही नहीं आया सही से समझ, तो फिर ये तो नहीं अभी हम पकड़ पाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है जी, हम ऐसे कर लेते हैं। चलो, हमने मान लिया हमारी 5 टर्म्स है, ए आर स्क्वायर, AR³ AR⁴, ये है हमारी 5 टर्म्स ऑफ जीपी। इसमें से हमें एक गिवन है AR² की वैल्यू 4 है, ये गिवन भी है। आपसे पूछा गया पहले पांचों की पांचों टर्म्स का प्रोडक्ट बताओ, तो आपने कहा प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ए 5 बार मल्टीप्लाई होगा, A⁴ बनेगी, R⁴ बनेगी 1 + 2 3 3 6 और 4 10। इसे मैं लिख सकता हूं AR² की होल पावर 5, और AR² पता है 4 की पावर 5, ये कर सकता था। बताइए, 3 नंबर्स कोई जीपी में है, उनका सम भी दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, हमें तीनों नंबर्स बताना है।
बताओ भाई, कहाँ रह गए? ऋषिका, अगर 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो कैसे लेट करना चाहिए हमें? सर 3 numbers हो जाएंगे a by r into a into ar. तो तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो a क्यूब आ जाएगा। Yes sir. हाँ, उन्हीं करेक्ट है बिल्कुल। तो अब नंबर्स बता दे बस, तू मुझे डायरेक्ट, आंसर आ गया तेरा। तो a क्यूब प्रोडक्ट आया तो a क्यूब की वैल्यू 1728 के बराबर, यानी कि a 12 के बराबर, 12 का क्यूब है। अब तीनों का सम भी दिया हुआ है यार अपन को, तो ये हो जाएगा a बाई आर प्लस a प्लस ए आर इज इक्वल टू 38। a कॉमन निकाला तो आया 12, बचा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 38। ये भी सॉल्व हो जाएगा और आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बन जाएगा। 2 6 19, तो 6 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 19 आर। अगले स्टेप में ये हो जाएगा, मैंने कहा 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 36 9 4, ठीक है। 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले तो से 3 आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से -2 लेंगे तो 3 आर माइनस 2 आ जाएगा एक तो कॉमन, और यहाँ से 3 आर लेंगे तो ये बचेगा 2 आर माइनस 3, यानी कि या तो आर की वैल्यू हुई 2/3 या तो हुई 3/2, जो भी आप चाहें। एक से इंक्रीजिंग एपी, एक से डिक्रीजिंग एपी। 8 12 18 हो जाएंगे हमारे नंबर। सही बात है, नंबर्स आर ए बाई आर, ए आर, आप जो चाहें आर को रख लो, नंबर्स तो वही बनेंगे, बस सीक्वेंस उनका बदल रहा होगा। तो 12 के साथ 2/3 लेते हैं तो भाई ये बन जाएगा 8। 3 4, हाँ 8, फिर 12, सॉरी डिवाइड करना होगा 2/3 से, तो वो एक्चुअली 18 बन जाएगा। 18 12 8, और बनना भी चाहिए था क्योंकि r 2/3 है। 2/3 बोले तो 1 से छोटा, यानी कि हर बार नंबर्स छोटे होते जा रहे होंगे। a की वैल्यू 12, r की वैल्यू 3/2 रखूंगा, तो इससे हमारे पास जो नंबर्स आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे 8 12 18। देखो r 1 से बड़ा है, r हर बार मल्टीप्लाई होता है तो नंबर को बड़ा बना रहा है। नंबर्स 8 12 18 होंगे। बात समझ आई हमजा? यस सर, समझ आ गई। जी आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब आगे की प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़ने से पहले मेरे को एक बात समझिए मेरी कुछ। ये मैं एपी के केस में भी समझाना चाह रहा हूँ आपको, और जीपी के केस में भी। एपी के केस में मैंने आपको ये सब प्रॉपर्टीज नहीं लिखवाई थी इसलिए क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, आप समझ सकते हैं इनको ऐसी। चलिए मैं एक एपी ले रहा हूं, ये क्या, मैं जनरल एपी ले रहा हूं। जनरल एपी पे कोई चीज ट्रू है तो हर जगह ट्रू है। एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, चलते 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 ए प्लस n-1d। अब मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूँ यार मैंने इसमें सब सारी टर्म्स में के ऐड कर रहा हूं। अगर आपने सारी टर्म्स में सेम नंबर ऐड किया तो क्या बनेगा? इट वुड बिकम a प्लस के
इट वुड बिकम ए प्लस डी प्लस के, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, कोई ना कोई नंबर होंगे। मैं तो जनरल एपी इसलिए लेके कर रहा हूँ कि आपको सब पे एक ऐसा ना लगे कि जी ये तो बस इसी एपी पे ट्रू था। ये सारे रिजल्ट्स हर एपी पे ट्रू होंगे जो भी हम बना रहे हैं, सबके साथ के ऐड करता चला गया। अच्छा, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो। अभी भी देखो, पहले दो टर्म्स का डिफरेंस डी, अगले दो का डी, अगले दो का डी। कहने का मतलब अगर आप हर टर्म में सेम नंबर ऐड करते हो, अगर आप एक एपी के अंदर हर टर्म में सेम नंबर ऐड करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता एपी पे, रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगा वो भी एपी बनेगा। एंड सेम अगर आप हर टर्म से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो, आपसे बोला गया एक एपी दे दिया, बोला ए बी सी एपी में है, बताओ ए प्लस थ्री, बी प्लस थ्री, सी प्लस थ्री भी एपी में होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। आपने तीनों में तीन जोड़ा है ना, वो दिक्कत नहीं है। आपसे बोला गया ए माइनस थ्री, बी माइनस थ्री, सी माइनस थ्री एपी में होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपने तीनों टर्म से तीन घटाया। तो आप सेम नंबर ऐड करते हो अगर हर टर्म में एपी की, या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो हर टर्म से एपी की, दोनों ही केसेस में रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही आएगा, एंड विद सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी सेम ही होगा। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चलो। मल्टीप्लाई करा मैंने के से हर टर्म को, पहली टर्म बन गई ए के, दूसरी टर्म बन गई ए के प्लस डी के, ए के प्लस टू डी के, ऐसी बढ़ते जा रहे हैं। देखो अभी भी एपी में कॉमन डिफरेंस जरूर बदला, पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस डी था जो ऊपर जनरल एपी लिखा हुआ है, जब के से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉमन डिफरेंस डी के हो गया, बट अभी भी एपी में ही है, ये भी एपी में ही था, ये भी एपी में ही है। इसका तो कॉमन डिफरेंस भी सेम था, इसका कॉमन डिफरेंस जितने से आपने मल्टीप्लाई करा था वो बन गया, बस नया कॉमन डिफरेंस डी डैश के टाइम्स डी हो गया। सेम अगर आप हर टर्म को डिवाइड करते तो भी भाई साहब रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही रहता हमेशा। बस हाँ, कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा, इस बार डी बाई के हो जाएगा। एपी ही है और नया कॉमन डिफरेंस उससे ही डिवाइड कर देंगे हम, पहले पुराने कॉमन डिफरेंस को, जो भी जिससे भी आपने हर टर्म को डिवाइड करा। तो एपी के केस में अगर एपी की हर टर्म को कोई भी सेम नंबर से जोड़ा जाए, सेम नंबर घटाई जाए, सेम नंबर घटाया जाए हर टर्म से, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, या सेम नंबर से डिवाइड करें, चारों ही केसेस में हमारे एपी का कभी भी नेचर चेंज नहीं होगा, मतलब सीक्वेंस का नेचर चेंज नहीं होगा, सीक्वेंस एपी ही रहेगा। ये चार प्रॉपर्टीज होती थी वहां पे, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी बस ये बात समझ लो, मतलब ऐसे लिख के दिखाना चाहते हो देख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ऐसी। अब हम यही चीज एपी में जीपी में करना चाहते हैं। भैया अगर जीपी में हर टर्म में सेम नंबर ऐड करेंगे ना, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी नहीं बनेगा, बन भी सकता है, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो नहीं बनेगा। सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं बनेगा दोस्त, रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी नहीं बनेगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म को, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी ही आएगा। और अगर सेम नंबर से डिवाइड करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। हटा दें जी इसको, आगे बढ़े। ओके, तो यही चीज मैं कह रहा हूं, अब आप समझिए जरा जनरल जीपी के केस में। कि ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n-1, आपने इसको k से डिवाइड कर दिया,
पहले तो चलो ऐड कर दिया, देख कहाँ है, हमें क्या पता इनका ये रेशियो सेम है कि नहीं है। नहीं जरूरी नहीं है, पता नहीं, मतलब ये चीज इक्वल तो कह ही नहीं सकते। एक ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख ले, ऐसे समझ ना आ रही हो बात तो। 2 4 6 नहीं यार, मैं बार बार एपी लिख देता हूं। 2 4 8 16 32, जोड़ दे सब में एक, 3 5 9 17, बताओ कहां बन रहे हैं जीपी। पहले का रेशियो 5/3 है, दूसरे का 9/5 है, दोनों अलग अलग है। 5/3 की वैल्यू 1.66 होती है, 9/5 की वैल्यू 1.8 होगी। पहली चीज, अगर आप एक जीपी में सेम नंबर ऐड करेंगे नहीं बनेगी, रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी होगा नहीं होगा इस पर कोई कमेंट करा ही नहीं जा सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो नहीं होगा, ये कह सकते हैं। और अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो 1 3 7 15 31 नहीं होगा जीपी, देख ले दोनों के सीजन। बट हाँ, अगर तू किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेगा जो तेरी मर्जी कर ले, चल 3 से कर देते हैं, 6 12 24 48, देख ले अभी भी जीपी है, और सेम कॉमन रेशियो है जो पहले था। अगर सारी टर्म्स को डिवाइड करेगा कर ले, जिससे करना है, रेशियो नहीं बदलेगा। 3 से ही कर दे, चल चल 5 से कर दे, 2/5 4/5 8/5, देख ले अभी भी 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म, तो जीपी है। तो जीपी के केस में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात, अगर जीपी की सारी टर्म्स की पावर सेम रेज कर दे, 2 की पावर 2 4 की पावर 2 8 की पावर 2 16 की पावर 2, सारी टर्म्स की पावर सेम रेज करनी है तो भी जीपी रहेगा, तो भी जीपी रहेगा। ये सब कॉमन कॉमन बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। तो डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर या पावर रेज कर, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे रेसिप्रोकल ले ले सारी टर्म्स का, 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32, जीपी में बस आर बदल गया, अब आर हो गया 1/2, है ना। तो अगर रेसिप्रोकल ले, मल्टीप्लाई डिवाइड कर, पावर सेम रेज कर सारी टर्म्स की, जीपी ही रहेगा सीक्वेंस। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। जैसे वहां पे इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम सेम रहता था, इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड, इसका सम हमेशा सेम रहता था, वैसे ही जीपी में इक्विडिस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट सेम रहेगा इन अ फाइनाइट जीपी in a finite GP, the product of terms, sorry, the product of equidistant terms in a finite GP, the product of equidistant terms from the start and from the end. In a finite GP, the product of equidistant terms from the start and from the beginning and from the end is always same. देख भाई, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निकालेगा तो a इंटू, मतलब मान ले लास्ट टर्म nth टर्म है तो a r की पावर n-1 होगी, तो इनका जो भी समय जो भी प्रोडक्ट आएगा आएगा, वैसे a स्क्वायर r की पावर n-1 आएगा। अब जब तू सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट निकालेगा तो वो भी सेम ही आना चाहिए, क्योंकि सेकंड पे गया एक r से मल्टीप्लाई किया, उधर से सेकंड लास्ट पे आया
एक आर से डिवाइड किया, तो बात तो वही हो गई वापिस। मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, एक आर इधर मल्टीप्लाई करा, एक आर से उधर डिवाइड कर दिया, आर इंटू 1/r कैंसिल हो गया। फिर से इधर आगे बढ़ा, फिर उससे पीछे हटा, फिर वही काम करा। and is equal to the product of first and last term. पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरा, 3 non-zero numbers A, B and C are in GP। 3 नंबर्स जीपी में तब होंगे जब बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट। सेम रेशो से, जैसे वहां पे 3 नंबर्स एपी में होते तो हम लिख देते थे b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, जिससे बन जाता था 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। वैसे ही अगर यहाँ पे 3 नंबर्स जीपी में है तो हम कहेंगे रेशो सेम होना चाहिए भाई, b अपॉन ए शुड बी इक्वल टू c अपॉन b, जिसका मतलब b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। थर्ड, देखिए भाई, अगर कुछ नंबर्स, अब ये क्वेश्चन आ चुका है इस पे, पता है? इसी लास्ट ईयर आईएसआई का क्वेश्चन था सेम प्रॉपर्टी पे। सेम प्रॉपर्टी पे नहीं, क्वेश्चन तो कहीं और से था। क्वेश्चन तो एक्चुअली अगले चैप्टर, मतलब नेक्स्ट ईयर का चैप्टर आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, उसका था। बट जैसा कि मैंने कहा, अलजेब्रा एक ऐसा पोर्शन होता है जो कहीं भी मर्ज करके दे दिया जाता है। तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस आएंगे और कहीं 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 से भी वहां पे जीपी यूज हो रहा होगा। जैसे आपको याद हो कि अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस में भी जीपी लगा दिया था, तो जीपी एपी तो ऐसी चीजें कहीं भी यूज हो जाएंगी। बट पर्टिकुलर ये प्रॉपर्टी काफी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, मतलब सही प्रॉपर्टी है। इफ a1 से लेके an तक कुछ नंबर्स हैं और सारे नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स हैं। नॉन जीरो जीरो तो हो ही नहीं सकते, और जीपी में है तो वैसे भी नहीं हो सकते। और पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी एक रीजन है, आज इस पे भी आते हैं। क्योंकि मैं इनका लॉग लूंगा, तो नेगेटिव नंबर्स का तो लॉग ले नहीं पाऊंगा, इसे हटा रहा हूं। तो इफ a1 से लेके an तक आर नॉन जीरो या आर पॉजिटिव नंबर्स, नॉन जीरो की भी जरूरत नहीं थी हमें एक्चुअली, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स इन AP, which are in GP। क्या बनने लिखे? तो अगर मैं हर टर्म का लॉग ले लूं, तो ये जो सीरीज बनेगी ये AP में होगी। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर कुछ नंबर्स जीपी में है, आपने उन सारे नंबर्स का लॉग लिया, AP में आ जाएंगे झट से। अगर कुछ लॉग दिए गए आपको, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस, और बोला गया ये सारे लॉग AP में है, तो लॉग हटा दे, जो अंदर की टर्म है वो सब जीपी में होगी। कैसे जी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, कैसे होगी समझ। लेट से कोई जनरल जीपी है तेरा ए आर स्क्वायर से लेके AR की पावर n-1। थ्योरेटिकली क्वेश्चन डाला था उन्होंने,
तो तुझे प्रूफ ही देना था उसमें एक्चुअली, पता है पेपर सब्जेक्टिव होता है उनका। ये नंबर्स अगर जीपी में है तो हमें ये प्रूव करना था कि ये इसके लॉग एपी में होंगे। बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलिए जी, आप सारे नंबर्स का लॉग ले लीजिए। तो ये बना लॉग है, ये बना लॉग ए आर, ये बना लॉग ए आर स्क्वायर, और चलते चलते लास्ट वाला बना लॉग ए आर की पावर n माइनस 1। मैंने और थोड़ा सिंप्लीफाई करा, मैंने कहा थोड़ी प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं, लॉग की आती तो है भाई। लॉग ए आर को लॉग ए प्लस लॉग आर लिख सकते हो जी। अगले वाले लॉग ए आर स्क्वायर को लॉग ए प्लस लॉग आर स्क्वायर लिख सकते हो जी। और आर स्क्वायर में से 2 बाहर निकाल सकता हूं, ध्यान से देखो, पावर है तो पावर बाहर निकल जाती है लॉग से। अगले वाली टर्म ए आर क्यूब हो रही होगी, उसको पहले लॉग ए प्लस लॉग आर क्यूब लिख सकता हूं, क्यूब बाहर निकाल सकता हूं, 3 लॉग आर लिख सकता हूं। चलते चलते लास्ट पावर बाहर आ जाएगी, ये बन जाएगा। देख भाई जरा, ये एपी में नहीं है क्या? हर बार लॉग आर ही तो ऐड हो रहा है। लॉग है फर्स्ट टर्म में, फिर लॉग आर ऐड करा, सेकंड टर्म मिल गई, फिर थर्ड टर्म के लिए फिर से लॉग आर ऐड करा। हर बार हर बार लॉग आर ऐड हो रहा है। यानी कि अगर कोई नंबर्स जीपी में है, आपने उनका लॉग लिया, एपी में आ जाएंगे तुरंत, एपी बन जाएगा। नोट हुआ? कोई बच्चा है तो बताएं। ओके, नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट चीज सम ऑफ टर्म्स कैसे निकाले जी। देख भाई, सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रख, तेरे को मेथड्स वर्कआउट करने पड़ेंगे। तो लेट्स से तेरे पास कोई जनरल जीपी है, ए आर स्क्वायर, चलते चलते लास्ट टर्म में ए आर की पावर n माइनस 1, जिसको तू एल भी बोल सकता है लास्ट टर्म, है ना, या ए एन भी बोल सकता है, तेरी चॉइस है। दोनों ही तरीके से यूज हो जाती है ये चीज। अब मुझे इसका सम निकालना है, मैंने कहा ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान रख, ऐसे लिख दूंगा सम ऑफ n टर्म्स। जब भी तेरे को किसी ऐसी सीरीज का सम निकालने का है जिसमें हर नेक्स्ट टर्म कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके मिल रही है, ये काम आएगा आगे, तब मैं तुमसे निकलवाऊंगा। और ये सब बात सुन लो मेरी ध्यान से भी, जब भी मेरे को किसी ऐसी सीरीज का सम निकालना है जिसमें एक टर्म मल्टीप्लाई होती जा रही है हर बार, जैसे यहां पे देखो हर बार आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इसके अलावा कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी सीक्वेंस ऐसा है जिसमें हर बार सेम ही नंबर मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म मिल रही है, चाहे इसके अलावा कुछ और भी हो रहा होता है इसमें, पर अगर एक नंबर हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे आर हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट टर्म के लिए, तो इन सारी सीरीज का सम मैं ऐसे निकाल सकता हूं जैसे मैं भी करने वाला हूं। जो भी नंबर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आर हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, आर से ही पूरी सीरीज को एक और बार मल्टीप्लाई करते, यानी कि आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इधर करा तो आर एस एन,
इधर करा तो ए का करा तो आर से ए आर आ गया, और मैं एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहा हूं अब इसकी। पहले का आर से करा ए आर आया, ए आर का करा ए आर स्क्वायर बना। चलते चलते इससे पहली टर्म होगी ए आर की पावर एन माइनस टू, आर से करा तो वो बन गया ए आर की पावर एन माइनस वन, और लास्ट टर्म बन गई ए आर की पावर एन। पहले वाली सीरीज में आर से मल्टीप्लाई करा, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, इसलिए लिखा, लिख तो कहीं भी सकता था, तेरे को अच्छे से दिख जाएगा ये। मैं इनको माइनस कर रहा हूं भाई, दिख क्या जाएगा, कैंसिल होते हुए दिख जाएगा, देख फट से कट गया, कटा कटा सब कटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, एस एन कॉमन लेके वन माइनस आर बचा भाई। राइट हैंड साइड क्या बचा, ए बचा भाई एक तो ऊपर से तो, और नीचे से बचा ए आर की पावर एन, पर माइनस होके आएगा वो, ए माइनस ए आर की पावर एन। एस एन की वैल्यू क्या, ए कॉमन ले, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसे भी दिया जाता है कि जी वो फर्जी है, फर्जी है, ऊपर से माइनस कॉमन ले ले, नीचे से माइनस कॉमन ले ले, ये बन जाएगा। इसमें क्या है, कुछ भी याद कर ले जो तेरा मन। पागल बनाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन, अगर आर वन हो जाता तो यार ये तो नीचे जीरो बन जाता। तो यार वन नहीं होना चाहिए था ना इसके हिसाब से तो। अगर आर वन बन जाता तो बेटा सम कैसे निकालते। हम्म, बताओ कैसे। आर अगर वन हो गया तो ये तो भैया जीरो बन गया। इनफैक्ट अगर तुम ध्यान से देखो तो जीरो बाई जीरो बन गया। और तुमने तो बहुत पढ़ाई है लिमिट्स, ऐसी क्या बात है। मैनेजमेंट वाले परेशान हो गए अपने, कह रहे इतने लिमिट्स कहाँ पढ़ा रहे हो। उन्होंने पढ़ ली आधी लिमिट्स तो, वो कह रहे सर अब हमसे करा लो क्वेश्चन। बेटा इसलिए पढ़ाई थी लिमिट्स तो, वैसे इसलिए तो नहीं पढ़ाई थी, पर लिमिट्स के इस चैप्टर में बड़ा काम है। और अभी लिमिट्स पढ़ के भी आए हैं, और अभी हमने देख दे दिया तेरे को एक प्रॉब्लम। आर की वैल्यू वन रखी, जीरो बाई जीरो फॉर्म बनती है, तो कैसे निकाले भाई साहब, इतनी भी देर का क्वेश्चन नहीं था वैसे। जो दिखाया जाता है तुम वही देखते हो ना बस, और नहीं देखोगे कुछ भी। अरे और दिमाग, दिमाग का क्या गेम है, ये भी होता है। नो माइंड गेम सर, हम तो बहुत सीधे बच्चे। अरे वहीं से ही देखेगा क्या भाई, यार ऊपर से नहीं दिख रहा क्या, आर को वन रख, सारी टर्म्स ए बन गई। ए ए ए ए ए ए ए कितनी टर्म्स, एन टर्म्स। अच्छा जी, भैया अगर एन टर्म्स एन टाइम्स, मतलब एन टर्म्स हैं तो हर बार ए है, सम निकालना है तो तू एन टाइम्स ए को जोड़ेगा ना, तो सम हो जाएगा एन ए। या तो ऐसे देख ले, या लिमिट लगा ले, ये तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला था सीधा। या तो ऐसे देख ले ऊपर से, ए 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 कितनी बार एन टाइम्स जोड़ेगा तो एन टाइम्स ए कर दे, ऐसे देख ले। नहीं तो लगा ले मुझसे, अच्छा चलो चल लगा, लिमिट आर टेंड्स टू वन, ए
r की पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1, राइट? ये फॉर्मूला नहीं था x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a वाला? यहाँ पे x की जगह बस r है, a की जगह 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? a तो रहे, ये a रहेगा बाहर, ये तो कांस्टेंट है। इसका आंसर आना चाहिए n इंटू a विच इज 1 टू द पावर n माइनस 1 an। लॉपिटल लगा ले, जैसे चाहे सॉल्व कर ले भाई, अब भी आंसर an ही आएगा, आना भी चाहिए था। कुछ सॉल्व करनी है, तुम्हें करनी चाहिए थी सॉल्व। अब तुमने यार जीपी का एपी का आंसर लास्ट टर्म की फॉर्म में भी दिया था ना, इसका भी दो। कैसे दें जी, हमसे तो लिमिट सॉल्व नहीं हुई। ऐसे दे सकते हैं यार, देख तू एल को अगर देखे कि ए आर की पावर n माइनस 1 है, तो यहां पे मैं बना सकता हूं एस एन, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए आर की पावर n माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि आप l को ए आर की पावर n माइनस 1 रख दो, तो ए आर की पावर n में से एक आर निकाल दो, एक आर निकालोगे तो जो बचेगा वो l होगा, माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ऐसे भी कह सकते हैं हम इसी फॉर्मूले में। बोलो बोलो, कुछ समझ आ रही है बात तुम्हें, क्या हो रहा है? मुनीब, यशिका, हमजा, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी लिमिट सॉल्व करनी है मैं दो जगह। एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक्चुअल क्वेश्चन तो अभी आएगा। ऐसे में तुम्हें थोड़ा प्रूविंग करा रहा था, तुम एक बार चेक कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से लिमिट्स का क्वेश्चन दूं। हटा दे इसको। ओके, अब मेरी बात सुनो। देखो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, इनफाइनाइट सीरीज होती है, काफी काम की है, मैं ये नहीं कह रहा, हमारे सिलेबस में नहीं है अभी बहुत ज्यादा, हमारे सिलेबस में बहुत कम इनफाइनाइट सीरीज हैं तो इनफाइनाइट सीरीज, बट बहुत ज्यादा आपको नॉलेज नहीं दी जाती इनफाइनाइट सीरीज की, मैं देना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि आपको सीरीज सीक्वेंस मतलब आपका सीरीज जो है यही टॉपिक, यार कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो आप आगे फिर से पढ़ रहे होगे, मेरे को ही गाली देनी है तुमने, है ना? कॉलेज में कोई पढ़ाता है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कॉलेज में तुम पढ़ोगे नहीं, कॉलेज से ज्यादा मैं पढ़ा के भेज रहा हूँ यहाँ पे, सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अपने बड़े भाई बहन से पूछ लियो, पूछ के लियो, देख लियो, उससे क्वेश्चंस पूछियो जो तुम लगा रहे हो। कोई भी अगर भाई बंधु इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है, और अगर ढंग से पढ़ा लिखा है तो वो खुद बता देगा कि हाँ क्या हो रहा है उधर और अगर नहीं तो फिर उससे क्वेश्चंस पूछना। यही सारे क्वेश्चन तुम्हें दोबारा जाके सॉल्व करने हैं। तो सीरीज एक ऐसा पोर्शन है जो तुम आगे चल के फिर से पढ़ रहे होगे, सीरीज जैसे पीछा नहीं छोड़ेगा, तब जाके आप इनफाइनाइट सीरीज के बारे में ज्यादा पढ़ रहे होंगे। और मैं आपको दो तरीके की सीरीज दिखाना चाहता हूँ, तीन तरीके की, समझिएगा मेरी सीरीज मैं क्या बता रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करना। वैसे तो यार देख, जब इनफाइनाइट सीक्वेंस है और मैं उसका सम निकालना चाहता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो कोई पॉइंट नहीं होता उसका सम निकालने का। कैसे? मैंने एक सीक्वेंस लिखा 2 4 8 16 32 और बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा। ओके, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, बड़ा 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 बड़ा, ओहो मरियम बड़ी जल्दी आ गई, बड़ा 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 बढ़ते बढ़ते, अरे 3 मिनट है, 3 मिनट्स, आई हैव 3 मिनट्स मैन,
हाँ जी, तो ये बड़ा 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 32 देखो बढ़ता जा रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, एक टाइम पे जाके 2 की पावर 100 होगा, और 2 की पावर 100 कितनी बड़ी टर्म बन जाएगी, राइट? बोलो हाँ ना बोलो जल्दी। Yes, sir. मतलब समझ आ रही है तो ही बोलना है, पर मेरे को बताओ, तो एक टाइम पे जाके टर्म खुद ही इन्फिनिटी नहीं बन जाएगी क्या इसकी? इनफाइनाइट सीक्वेंस है, बड़ी होती जा रही है टर्म, हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक टाइम पे जाके 1 करोड़ बनेगी कोई वैल्यू, फिर 2 करोड़ 10 करोड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। आपने कहा सम निकाल, तूने कहा क्यों निकाल रहे सम, एक टर्म ही इसके तो इन्फिनिटी है, सम भी इन्फिनिटी होगा, और जब सम इन्फिनिटी हो गया तो इस बात का कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब नॉट डिफाइंड, यूजलेस हो गई ये चीज एकदम। हाँ जी बोलिए, पहले मुझे ये बात समझ आई आपको क्या हुआ यहाँ पे? एक इनफाइनाइट सीक्वेंस था, मैंने आपको दिखाया, इनफाइनाइट सीक्वेंस था तो बढ़ रहा, मतलब बढ़ रहा घट रहा इससे मतलब नहीं, इनफाइनाइट सीक्वेंस था, उसका आर था 2, वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे इंफिनिटी पे ही पहुंचेगा, और सम निकालू तो इंफिनिटी आ जाएगा। ऐसे सीक्वेंसेस को या ऐसी सीरीज को डाइवर्जेंट सीरीज बोलते हैं। यू विल बी स्टडीइंग देम इन द मैथ्स 1 और मैथ्स 2 सिलेबस। ज्यादा तो आप इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, बस मैं तो आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब एक और चीज समझ, मान ले ये सीक्वेंस होता बट ऐसे चलता 2 1 1, then 1/2, then 1/4, then 1/8, then 1/16। देख जरा ध्यान से, इस बार सीक्वेंस छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे R2 था, यहाँ पे R मैंने 1/2 कर दिया, तो टर्म सीक्वेंस छोटा होता जा रहा है, सीक्वेंस छोटा होता जा रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक टाइम पे 1 अपॉन नीचे बहुत बड़ा बनता जा रहा है, 1 अपॉन इंफिनिटी बनेगा, यानी कि 0 को टेंड कर जाएगा। इनफैक्ट 10-12 टर्म्स के बाद ये इतनी छोटी वैल्यू हो जाएगी कि 0.00000 समथिंग, कि हमें निकाल के भी कुछ मिलेगा नहीं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं डाल रहा होगा हमारी टर्म पे, तो मैं इसका सम निकाल सकता हूं, क्योंकि कुछ टर्म्स के बाद जो भी इसकी टर्म्स आ रही होंगी उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी, वो उनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होगी कुछ भी। बोलो। Yes, sir. उनीब, हमजा, ये बात समझ आई क्या बोल Yes, रहे sir. हो? यस सर। ओके, ऐसी सीरीज का सम निकाला जा सकता है, कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा इसका सम, कैसे निकालेंगे वो बात अलग है, बट हमें अभी बस इस सेंस को समझना है कि हाँ इसमें सम निकालेंगे तो कुछ आएगा, क्योंकि टर्म्स छोटी होती जा रही हैं तो एक टाइम पे जाके 0 बन जाएंगी, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। पिछली बार टर्म्स बड़ी होती जा रही थी, एक टाइम पे जाके बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, सम इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर सम इनफाइनाइट आ जाएगा तो इस केस में मैं इसको कन्वर्जेंट सीरीज बोल देता हूं, कन्वर्जेंट सीरीज जो कन्वर्ज हो जाती है, जिनका सम निकाल सकते हैं, डाइवर्जेंट सीरीज जिनका सम नहीं निकाल सकते, राइट? अब एक और सीरीज, यार 1 सेकंड रुक जा, 1 मिनट कॉल कर रहा हूं बस। एक और सीरीज फटाफट देख लो, 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, इनफाइनाइट है। इसका सम बताओ, सोच के बता ना, बहुत ज्यादा सोच के भी नहीं। 0. और हमेशा 0 होगा? पर 1 भी हो सकता 1 भी हो सकता है, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे तुम 3 का निकालो 1 आ रहा है, 4 का निकालो 0 आ रहा है, 5 का निकालो 1 आ रहा है, 6 का निकालो 0 आ रहा है। सम 2 हो सकते हैं, सम 1 भी हो सकता है, सम 0 भी हो सकता है। ऐसी सीरीज को ऑसिलेटरी सीरीज, ऑसिलेट कर रहा है, क्या हम बता सकते हैं क्या सम है? नहीं। क्यों? इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तेरे को क्या पता लास्ट टर्म 1 पे खत्म हो रहा है कि -1 पे खत्म हो रहा है? ऐसी सीरीज को ऑसिलेटरी सीरीज बोला जाता है। तुम्हें इनके बारे में आगे पढ़ना है चल के, डाइवर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है, ऑसिलेटरी क्या होता है, और मैंने तुम्हें बेस्ट पॉसिबल वे से ये बात समझाने की कोशिश करी है, किस तरीके से डाइवर्जेंट, किस तरीके से कन्वर्जेंट और किस तरीके से ऑसिलेटरी सीरीज को हम समझते हैं। आपको मैं कन्वर्जेंट सीरीज पढ़ाऊंगा, कुछ हमारे सिलेबस में कुछ इनफाइनाइट सीरीज आती है, 2 इनफाइनाइट सीरीज आती है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आता है और सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी आता है, दोनों ही कन्वर्जेंट सीरीज होती हैं।
कब सीरीज कन्वर्जेंट होगी, कैसे उनका सम निकालेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। बस आपको मैं ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा था कि सीरीज इस तरीके की 3 सीरीज एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी जिनका सम इनफाइनाइट होता है, कोई सेंस नहीं होता उनका, डाइवर्जेंट सीरीज होती है। एक ऐसी जो हमारे लिए यूजफुल हो सकती है, कन्वर्जेंट सीरीज बोला जाता है इनको, जिनका सम भी निकाला जा सकता है ऑल्दो दे आर इनफाइनाइट, बट वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज। और तीसरी ऑसिलेटरी, ऑसिलेट करती रहती है। 2 आंसर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं आंसर, पर एग्जैक्ट आंसर क्या है नहीं पता। क्या क्या आंसर हो सकता है ये पता है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टाटा। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।